हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ग्लूकोज से पहले नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही बात कर लेते हैं हम लोग। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, हॉवर्थ प्रोजेक्शन इसको बोला जाता है, हॉवर्थ फॉर्मूले से। ठीक है, किस तरीके से हो सकती है? ये दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है हमारे पास। जैसे हमारे पास है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। एक होता है हमारे पास एल्डिहाइड वाला और एक होता है हमारे पास कीटोन वाला। जो एल्डिहाइड वाला होता है, अगर जैसे 6 कार्बन का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग, तो एल्डिहाइड वाले को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग एल्डोहेक्सोज। ठीक है, और जो कीटोन वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कीटोहेक्सोज। ठीक है, एल्डिहाइड वाली स्ट्रक्चर जो होगी उसे बोला जाता है पाइरेनोज। इस स्ट्रक्चर का नाम है पाइरेनोज। और जो कीटोन वाला फॉर्मूला होगा उससे जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे बोलेंगे हम लोग फ्यूरेनोज। रीजन क्या है इसका पाइरेनोज और फ्यूरेनोज बोलने का? क्योंकि ये जो पाइरेनोज स्ट्रक्चर है, ये पाइरेन स्ट्रक्चर से मिलती जुलती स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको पाइरेनोज बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये इसे बोलते हैं हम लोग पायरीन। ठीक है, तो इसी से मिलती जुलती स्ट्रक्चर होगी, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको? पाइरेनोज। और कीटोन के केस में क्या होगा? कीटोन के केस में होगा हमारे पास फ्यूरेन। ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं सामने, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूरेन। तो इससे मिलती जुलती स्ट्रक्चर जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोज। ठीक है, तो ये देख लेना, ये है हमारे पास पाइरेन और ये है हमारे पास फ्यूरेन। ऐसी स्ट्रक्चर होगी तो पाइरेनोज और ऐसी स्ट्रक्चर होगी तो फ्यूरेनोज। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक। जैसे एक एलोज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं सामने। CHO, इसके बाद हमारे पास 4 किरैल कार्बन आएंगे। और फिर आएगा CH2OH। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे एलओजी ले लिया, तो इसमें सारे OH ग्रुप कहाँ होंगे हमारे पास? राइट साइड में होंगे। डी एलोज हो जाएगा ये, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारे पास? ये तो हुई ओपन स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बना सकते हैं? देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है? जैसे हमारे पास कार्बन के नंबर दे देता हूं मैं सबसे पहले। ये है हमारे पास कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो इसमें जो 5 नंबर वाला कार्बन है, इससे जो OH जुड़ा हुआ है, इसके पास लोन पेयर होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? CHO में ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। तो यहां तो आया हमारे पास O नेगेटिव और कार्बन के पास आया O पॉजिटिव। ठीक है, ये O नेगेटिव और O पॉजिटिव। अब ये जो 5 नंबर का ऑक्सीजन है, ये 5 नंबर वाला ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डायरेक्ट किसे डोनेट कर देगा? नंबर 1 कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसे डोनेट कर देगा डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो अब स्ट्रक्चर क्या बनेगी हमारे पास जब ये लोन पेयर डोनेशन होगा। ये हमारे पास CH तो है ही, यहां पर मैं लगा देता हूं O नेगेटिव। ठीक है, लास्ट में हमारे पास CH2OH। सेकंड नंबर कार्बन पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये HOH लगा दिए। थर्ड नंबर कार्बन पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये H और OH लगा दिए। फोर्थ नंबर कार्बन पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, ये H और OH लगा दिए। फिफ्थ कार्बन पर देखो क्या होगा? फिफ्थ कार्बन पर ये रहा H। और जब ऑक्सीजन को डोनेशन किया तो ऑक्सीजन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसने लोन पेयर डोनेट किया है ना, तो इसने जब अपना लोन पेयर डोनेट किया तो हम लिख सकते हैं कि ये डायरेक्टली किससे जुड़ गया? इस कार्बन से। देखो, ये जो लोन पेयर है ये डायरेक्ट डोनेट हुआ तो कार्बन से अटैच हुआ। इसी तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन से डायरेक्टली हमने अटैच कर दिया। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके किसके पास जाएगा? सीधा इस O नेगेटिव के पास आएगा। तो ये जो O नेगेटिव है यहाँ पर हम लगा देते हैं H पॉजिटिव। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? OH बन जाएगा। ये पूरा मिलके OH बना दिया। ठीक है, तो अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर हुई, वो स्ट्रक्चर किस तरीके से हुई उसे हम देख सकते हैं। देखो, कार्बन के नाम दे देते हैं। ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टोटल कितने मेंबर की रिंग है हमारे पास? 6 की।
तो 6 मेंबर की रिंग हम यहाँ पर बना देते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है देखो, इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, ये दोनों ऑक्सीजन सेम है, इससे एक एक नंबर वाला कार्बन जुड़ा हुआ और एक 5 नंबर वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले ये 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब क्या होगा देखो, एक नंबर और 5 के बीच में ऑक्सीजन है, यहाँ भी 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन है। अब हमें यहाँ पर H और OH अटैच करना है। तो H और OH कैसे अटैच कर सकते हैं, हम H और OH को इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर कार्बन पर एक तरफ तो हाइड्रोजन है ये रहा, और दूसरी तरफ क्या है, OH है, तो हम लगा देते हैं यहाँ पर H एंड OH। ठीक है, सेकेंड नंबर कार्बन पर क्या है हमारे पास, H और OH, यहाँ लगा देते हैं, ये H हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। थर्ड नंबर कार्बन पर H एंड OH, फोर्थ नंबर कार्बन पर H एंड OH। ठीक है, फिफ्थ नंबर कार्बन पर एक तरफ तो है CH2OH और एक तरफ है हाइड्रोजन, तो फिफ्थ नंबर कार्बन पर हम लगा देंगे CH2OH एंड हाइड्रोजन, ये लगा दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारे पास एलोज की, डी एलोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक, पायराइन से मिलती हुई स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पायरेनोज बोलेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फिशर प्रोजेक्शन को हॉवर्थ में अगर कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से, जैसे मैंने H और OH लगाए, तो ये H और OH किस तरीके से लगाए जा सकते हैं, कौन सा नीचे रखा जाना है और कौन सा ऊपर रखा जाना है। सिंपल है, और जितना सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फिशर प्रोजेक्शन एंड हॉवर्थ प्रोजेक्शन, इनकी स्ट्रक्चर में क्या सिमिलरिटी होती है और किस तरीके से हमें रखना होता है। जैसे देखो, फिशर प्रोजेक्शन में जो भी हमारे पास H या OH जो भी ग्रुप राइट साइड में होगा, उसे हम हॉवर्थ में कहा रखेंगे, डाउन साइड में। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में जो भी लेफ्ट साइड में होगा, उसे हम कहाँ रखेंगे, अप साइड में, ऊपर की तरफ रखना है। और फिशर प्रोजेक्शन में जो सबसे नीचे की तरफ CH2OH आता है, 6 नंबर कार्बन वाला CH2OH, वो हमेशा कहाँ रखना है, हॉवर्थ में हमें हमेशा ऊपर ही रखना है, उसे देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, हमेशा ऊपर रखेंगे। और उसके साथ में जो भी ग्रुप होगा उसे कहाँ रख देंगे, हम लोग नीचे रख देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर को अब हम कन्वर्ट करेंगे उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर में। किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं अभी। तो ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो ओपन स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, CHO, CH2OH, 4 किरैल कार्बन। ठीक है, और इसमें जो नंबर 3 वाला कार्बन होगा उस पर राइट साइड में H होगा, बाकी सब क्या होंगे, OH। OH OH OH, यहाँ क्या आ जाएगा, H H OH एंड H। नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सिर्फ नंबर 3 वाला कार्बन है उसमें राइट साइड में H होता है, बाकी सभी में क्या होंगे, OH होंगे। ये स्ट्रक्चर है। इसमें देखो जो आखिरी किरैल कार्बन है वो है OH राइट साइड में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डी ग्लूकोज। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें साइक्लिक के अंदर। तो साइक्लिक के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, पायरेनोज स्ट्रक्चर है, एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मैं पायरेनोज बनाऊंगा। ये पायरेनोज बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग किस तरीके से करना है, ऑक्सीजन हमें पता है, एक बार मैं फिर डिनोट कर देता हूँ। ये ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच होता था, 5 वाला एक वाले से। ठीक है, साइक्लिक में। तो एक नंबर ये होगा हमारे पास, उसके बाद 2 3 4 एंड 5, ये कार्बन हो जाएंगे, और 6 तो CH2OH हमेशा ऊपर ही रहना है। अब किस तरीके से अटैच करना है देखो, एक नंबर कार्बन पर, एक नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा है, CHO। जब हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो H और OH आ जाता है। लेकिन जब हमने लास्ट पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो H और OH की हमें डायरेक्शन पता नहीं थी कि कहाँ पर H होता है कहाँ OH, मतलब लेफ्ट और राइट हम नहीं बता सकते कन्वर्ट करने के बाद। तो फर्स्ट नंबर पर कोई फिक्स नहीं होता, तो अभी मैं यहाँ सिर्फ
ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में भी बात करेंगे हम लोग इसके बारे में भी। सेकंड नंबर पर है हमारे पास OH राइट साइड में, और जो राइट में होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, डाउन साइड में, ठीक है। थर्ड नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन हमारे पास राइट साइड में है, तो जो राइट में होगा उसे कहाँ लिखेंगे हम, नीचे की तरफ। ये H लिख दिया, ये OH लिख दिया। फोर्थ नंबर कार्बन पर OH राइट में होगा तो OH नीचे आ जाएगा, और फिफ्थ नंबर कार्बन पर जैसा लिखा था CH2OH हमेशा कहाँ रखना है, हमें ऊपर रखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास देखो एक फॉर्म ये हुआ, तो हम बात कर रहे थे नंबर 1 के बारे में। तो ये जो नंबर 1 कार्बन है, इस पर H और OH की पोजीशन एक्चुअल में डिफाइन नहीं है कि ये लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, या अप और साइड डाउन में कहां पर होगा। तो हम इसे ऊपर की तरफ भी लिख सकते हैं और नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये एनोमर प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब अगर मैं OH को ऊपर लिख रहा हूँ या OH को नीचे लिख रहा हूँ तो स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए इस एक नंबर वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग एनोमेरिक कार्बन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एनोमेरिक कार्बन हो जाएगा, ठीक है। यहां से एनोमर प्रोड्यूस हो सकते हैं। और वो एनोमर किस तरीके से होंगे, एक में OH अगर नीचे की तरफ आया है तो दूसरी इसकी जो एनोमेरिक स्ट्रक्चर है उसमें OH ऊपर की तरफ आएगा। तो यहां हमने लगा दिया OH एंड H। यहाँ क्या आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे क्योंकि बाकी सभी की पोजीशन फिक्स है। OH एंड H, H एंड OH, ये CH2OH एंड ये हाइड्रोजन, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं इनकी, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये, ठीक है। तो नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन, इसकी वजह से हमारे पास 2 एनोमर बने। तो इन 2 एनोमर की वजह से इनकी स्ट्रक्चर चेंज हुई, जिनकी वजह से अब इनका नाम भी चेंज होगा। तो इन एनोमर्स को हम बोलते हैं अल्फा बीटा एनोमर्स, ठीक है। अब अल्फा कौन सा होगा और बीटा कौन सा होगा, जिसमें OH नीचे की तरफ होगा, मतलब ये होगा हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, ये इसका अल्फा एनोमर है, ठीक है। और जिसमें OH ऊपर की तरफ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा एनोमर, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक। तो अब हमारे पास कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास टोटल कितने टाइप की स्ट्रक्चर आ चुकी है ग्लूकोज की, 3 टाइप की। पहली स्ट्रक्चर है हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसके अंदर एनोमर्स नहीं होते, ये सिर्फ एक ही टाइप की होती है। दूसरी है साइक्लिक, साइक्लिक के अंदर 2 टाइप की स्ट्रक्चर आ चुकी है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। और इन तीनों ही स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम कोई भी ग्लूकोज का रैंडम फॉर्मूला लेंगे, कोई भी हमने रैंडम सैंपल लिया, तो उस रैंडम सैंपल में कौन सा ग्लूकोज एग्जिस्ट करेगा, अल्फा डी ग्लूकोज एग्जिस्ट करेगा, बीटा डी ग्लूकोज एग्जिस्ट करेगा, या ओपन चेन करेगा, ठीक है। तो जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर यह रिजल्ट निकाला गया कि एक्चुअल में ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। मतलब बीटा डी ग्लूकोज इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन एंड ओपन चेन इक्विलिब्रियम विद अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और इनका अगर परसेंटेज देखा जाए तो 64% होता है इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज, 36% होता है इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज, और 64 और 36 को ऐड करोगे तो ये तो अपने आप 100% हो जाता है। तो इसका मतलब ओपन चेन कितना हुआ, ओपन चेन बिल्कुल नेग्लिजिबल हुआ। वो नेग्लिजिबल कितना, वो ओपन चेन होता है हमारे पास 0.02% के अंदर, ठीक है। मतलब ये 64 एंड 36 एक्चुअल में राउंड फिगर में लिखा गया है, इन दोनों का समीशन हमारे पास 99.98% के करीब आता है, जो ओपन चेन को मिला के 100% हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर रैंडम सैंपल लिया जाए तो उस रैंडम सैंपल में पॉसिबिलिटी ये है कि 64% बीटा डी मिलेगा, 0.02 ओपन चेन मिलेगा, और अल्फा डी कितना मिलेगा, 36%। ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। एक्चुअल में कौन सी स्ट्रक्चर लाई करती है, इसके बारे में देखो श्योरिटी से कुछ नहीं बोला जा सकता। क्यों, क्योंकि जैसे ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी की कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एनर्जी की 2 फॉर्म होती है, एक होती है वेव फॉर्म और एक होती है क्वांटाइज फॉर्म, ठीक है। अब कौन सी फॉर्म रियल में एग्जिस्ट करती है हम ऐसा नहीं बोल सकते, दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करती है।
दोनों ही फॉर्म सही है। जो भी फॉर्म जिस एक्सपेरिमेंट को सही प्रूव करेगी हम वही उसकी फॉर्म को कंसीडर कर लेते हैं। सेम ऐसा ही ग्लूकोज के केस में भी होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो इसकी ओपन चेन के लिए डिफाइन होते हैं, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो इसकी साइक्लिक चेन के लिए डिफाइन होते हैं। तो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी सही मानते हैं, ओपन स्ट्रक्चर को भी सही मानते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस तरीके से जा रहा है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से एविडेंस हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है जो ओपन चेन के लिए ज्यादा है, और कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो साइक्लिक चेन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। एविडेंस फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है जो ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। हमें कैसे पता लगा कि ग्लूकोज की जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ऐसी स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहली जो रिएक्शन है वो ये है। अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर रिएक्शन कराई जाए HI के साथ में रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये देता है हमारे पास नॉर्मल हेक्सेन। तो इस स्ट्रक्चर से, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से अगर हम HI और रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन कराएंगे तो नॉर्मल हेक्सेन आया। नॉर्मल हेक्सेन मतलब कितने कार्बन की चेन? 6 कार्बन की चेन, और नॉर्मल का मतलब सीधी चेन। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में एक 6 कार्बन की सीधी चेन होती है। ठीक है। ये हमारे पास 6 कार्बन की सीधी चेन है। अभी इसके अंदर और भी ग्रुप है, एक एक करके पता लगेगा। यहां तक हमें भी पता लगा। ठीक है। सेकंड हमारे पास पॉइंट है। सेकंड पॉइंट से पहले मैं एक रिएक्शन समझा देता हूँ, एक रिएक्शन बता देता हूँ बस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ी हुई है तो ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने। अगर एल्कोहल की रिएक्शन, जैसे R-OH लिया है, इसकी रिएक्शन कराई जाए एनहाइड्राइड के साथ में, RCOO, इसके साथ में अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये किस क्या देगा और किस तरीके से रिएक्शन करेगा वो बता देता हूँ एक बार। जैसे यहां से ये ब्रेक होगा, यहां से अगर ये ब्रेक हुआ तो यहां से निकला हमारे पास R-O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से किधर से भी तोड़ दो सिमेट्रिकल है। ये कार्बन आएगा पॉजिटिव और ये आएगा नेगेटिव, इस तरीके से ब्रेक हुआ। अब पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच कर दो, तो R-O नेगेटिव, ये R-O नेगेटिव किससे जाएगा? इस पॉजिटिव कार्बन से जुड़ जाएगा, तो बनेगा RCOOR-। ठीक है। प्लस साथ में क्या बनेगा? ये H पॉजिटिव को कहाँ जोड़ देंगे हम? O नेगेटिव से, तो बना हमारे पास OHCOOR। ठीक है। तो एक तो बना हमारे पास ये एसीटेट, और दूसरा बना हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब देखते हैं इस रिएक्शन के बेस पर कौन सा एक्सपेरिमेंट कराया गया। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था वो था, अगर इस ग्लूकोज की रिएक्शन कराई जाए, इट रिएक्ट विद एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में भी जो एक्सपेरिमेंट में कराया था वो था एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाए तो ये क्या फॉर्म करेगा? देखो ऊपर रिएक्शन है हमारे पास, अगर अल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है तो ये, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट बना था हमारे पास पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव। अगर पेंटा एसीटेट बन रहा है, देखो हमारे पास एसीटेट तो बनेगा। अगर हम यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड R की जगह हम यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, तो CH3COO CO CH3, अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की रिएक्शन इससे कराई जाए तो हमारे पास बन रहा है एनहाइड्राइड, सॉरी ये एसीटेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज में कंफर्म OH ग्रुप तो होगा। अगर OH ग्रुप होगा तभी यहाँ पर एसीटेट बन सकता है एनहाइड्राइड के साथ में। अगर OH ग्रुप नहीं होगा तो एसीटेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास पेंटा एसीटेट, 5 एसीटेट आए। 5 एसीटेट आने का मतलब टोटल कितने OH ग्रुप होने चाहिए? 5 OH ग्रुप होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं, हाँ इसने कंफर्म किया, इट कंफर्म दैट 5 OH ग्रुप प्रेजेंस। इसने 5 OH ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म किया। अब 5 OH ग्रुप कैसे हो सकते हैं? देखो लीनियर चेन तो हमारे पास आ ही चुकी है, इतनी स्ट्रक्चर तो हमें पहले एक्सपेरिमेंट से पता लगा। अब इसमें 5 OH ग्रुप लगाए जाने हैं, और
यहाँ पर ऊपर वाली रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर हमारे पास एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब ये जो OH ग्रुप, ये OH ग्रुप है, ये सारे OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पर ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक कार्बन पर दो OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट हो सकते। अगर एक कार्बन पर दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आपस में डिहाइड्रेट करके H2O निकाल देते हैं वहां से, ठीक है। तो टोटल कितने ग्रुप है हमारे पास? टोटल 5 OH ग्रुप है। ये 5 OH ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिए, ये 5 OH ग्रुप हो गए, ठीक है। तो अब आया हमारे पास 6 कार्बन आ चुके, 6 कार्बन में से 5 के पास OH ग्रुप आ चुके हैं। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था हमारे पास? थर्ड जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था, ग्लूकोज फॉर्म मोनोऑक्साइम। ग्लूकोज फॉर्म मोनोऑक्साइम with hydroxyamine and cyanide cyanohydrin with HCN। अगर HCN के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो साइनोहाइड्रीन बनाएगा, और एमाइंस हाइड्रोक्सी एमाइन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, मतलब NH2OH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो मोनोएक्साइम बनाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी होती है एल्डिहाइड की, मतलब इसके पास में एक एल्डिहाइड, एक CHO ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर CHO ग्रुप लगाना है तो CHO ग्रुप कहाँ लगा सकते हैं? एक ही कार्बन बचा हुआ है हमारे पास। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में हमें ये पता लगा कि 6 कार्बन की सीधी चेन, जिसमें ये OH, 5 OH, और ये जो कार्बन है ये एल्डिहाइड वाला कार्बन है, CHO वाला कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसने कंफर्म किया। यहां से क्या बनता है हमारे पास? मोनोएक्साइम एंड साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन एंड मोनोएक्साइम। तो ये जो 3 एक्सपेरिमेंट थे, इन 3 एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, सबसे पहला कार्बन CHO वाला, उसके बाद OH, ये H, OH, OH एंड CH2OH। तो ये हमारे पास ओपन चेन को सपोर्ट करने वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऐसे कौन कौन से एविडेंस है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। एविडेंस फॉर रिंग स्ट्रक्चर और एविडेंस अगेंस्ट ओपन चेन। ओपन चेन में क्या था हमारे पास? एक CHO ग्रुप था और 5 OH ग्रुप थे और 6 कार्बन की सीधी चेन थी। अगर हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आ जाए जिसमें हम ये प्रूव कर दें कि उसके पास CHO नहीं होता, या फिर हम बोल दें कि सीधी चेन नहीं होती, तो हम बोल सकते हैं कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी। अगर वो ओपन चेन नहीं हो सकती तो वो सीधी साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होगी, रिंग स्ट्रक्चर होगी। तो एक्सपेरिमेंट्स जो बताए गए थे रिंग स्ट्रक्चर के लिए, वो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। देखो, पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था हमारे पास, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है? अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो सोडियम बाइसल्फाइड उससे जाकर रिएक्शन कर लेता है। लेकिन ग्लूकोज की रिएक्शन जब सोडियम बाइसल्फाइड से कराई गई तो उसने रिएक्शन नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा। तो इट कंफर्म द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। इट कंफर्म द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, ठीक है। तो पहला एविडेंस हमारे पास कि उसके पास CHO ग्रुप नहीं होता। हो सकता है एक रिएक्शन काम नहीं किया हो, दूसरा टेस्ट करके देख लेते हैं एल्डिहाइड के लिए। तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। जो कि सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। शिफ्ट टेस्ट एंड DNP टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। इसका मतलब इट कंफर्म्स एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। मतलब दूसरा हमारे पास टेस्ट आया जिसने भी क्या बता दिया कि उसके पास CHO ग्रुप नहीं होता।
तीसरा टेस्ट अगर हम देखें, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कैसे बनाया था हमने? अगर ग्लूकोज की रिएक्शन को हम एनहाइड्राइड से एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से वो क्या बनाता है? वो पेंटा एसीटेट बनाता है। ठीक है, तो इस पेंटा एसीटेट आयन में अभी तक CHO तो फ्री है ना, अगर हम उसे OH मान के चल ओपन चेन मान के चलें। एसिटिक एनहाइड्राइड ने सिर्फ OH के साथ रिएक्शन किया, CHO अभी भी फ्री है। अगर इसकी रिएक्शन आगे हाइड्रोक्सिल एमाइन से कराई जाए, तो हाइड्रोक्सिल एमाइन से कराने पर ये मोनो एग्जाइम देना चाहिए। लेकिन जब ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की रिएक्शन कराई गई, तो इसने कोई भी रिएक्शन नहीं किया। इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। अगर हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं किया, तो हम बोल सकते हैं कि उसके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं। और अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कि यहां पर ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। हमने जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई थी, उसके अंदर CHO ग्रुप नहीं था, तो वही स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल हो सकती है। मतलब यहां पर CHO ग्रुप ना होके कौन सा लिंकेज होना चाहिए? यहाँ कार्बन O कार्बन का लिंकेज होना चाहिए, जो किसमें मिला था हमको? जो हमको पाइरेनोज स्ट्रक्चर में मिला था। इसी स्ट्रक्चर में हमारे पास यही लिंकेज मिला था। तो ये हमारे पास 3 एविडेंस ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि इनके पास CHO ग्रुप नहीं है, और अगर CHO ग्रुप नहीं है तो स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट ने ओपन चेन के लिए परफॉर्म किया, कुछ एक्सपेरिमेंट ने रिंग चेन के लिए परफॉर्म किया। तो ग्लूकोज की इसलिए दोनों ही टाइप की स्ट्रक्चर मानी जाती है, डिफाइन की गई है। नेक्स्ट है टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं अब हम। टेस्ट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का टेस्ट कैसे किया जाए? अगर हमें कोई भी कंपाउंड दिया गया है, तो हम कैसे पता लगाएं कि ये ग्लूकोज है या नहीं? बहुत ही सिंपल टेस्ट है। फॉर्मूला है इसका C6H12O6। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसे सिर्फ हीट करना है। लिख लेते हैं एक बार, फिर डिफाइन करते हैं। व्हेन हीटेड विद ड्राई टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में डाल के, ड्राई टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल के अगर उसे हम हीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये मेल्ट होगा। इट मेल्ट इनटू ब्राउन। ठीक है, ब्राउन कलर में। और ज्यादा हीट किया गया तो ब्लैक हो जाएगा। एंड स्मेल लाइक शुगर। बहुत ही सिंपल टेस्ट है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसे हीट किया जाए, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को हीट किया जाता है, तो क्या निकलता है? वहां से निकलता है H2O निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो अगर इसे बहुत ज्यादा हम हीट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हीट करने पर क्या होगा? यहां से H12 और O6 कितने H2O के मॉलिक्यूल निकल सकते हैं? 6 H2O के मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, 6 H2O। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल अगर H2O के निकाल दिए, तो क्या बना? ओनली कार्बन। तो 6C प्लस 6H2O ये बना। तो हमारे पास ये जो लास्ट में जो बताया जा रहा है कि ये पहले धीरे धीरे ब्राउन होगा, और ब्राउन होके क्या हो जाएगा? फिर ये ब्लैक हो जाएगा। ये ब्लैक क्या है? ये ब्लैक कार्बन ही तो है, साथ में H2O तो बाहर निकल ही चुका है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर तुम, ग्लूकोज भी नहीं है हमारे पास, तो हम शुगर को गर्म करते हैं। शुगर को किसी चीज के अंदर डाल के और उसे गैस पे चढ़ा दो। जब उसे वो धीरे धीरे गर्म होगा, तो गर्म होके बिल्कुल एक काला सॉलिड पड़ जाएगा। वो काला सॉलिड क्या है? वही कार्बन है, वही हमारे पास ग्लूकोज है। ठीक है, तो अगर किसी को भी गर्म किया जाए, गर्म करने से अगर उसमें से पहले ब्राउन और धीरे धीरे ब्लैक कलर उसका लास्ट में आए, और स्मेल शुगर जैसी आए, तो हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा।